Please subscribe to our channel and do not forget to press the bell icon. मलक साहब, जो हो सकता है कर रहा हूँ। कल सुबह 11 बजे हादसे की इत्तला मिली। अब तक लोगों ने सारे गांव का कोना कोना छान मारा है। आईजी साहब कह रहे थे जब तक कोई वाज़ेह सबूत मिल नहीं जाता वसूख के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं अभी खुद रास्ते में देखकर आया हूँ। चरखी वाले पुल पर भी पुलिस खड़ी थी और हादसे वाली जगह पर पुलिस के सिपाही कुछ निशान लगा रहे थे। अब्बा जान मरहूम कहा करते थे, जब बच्चे बड़े हो जाएं तो उनकी जिंदगी की दुआएं मांगते रहना चाहिए। अब मैं और कर भी क्या सकता हूँ। खुदा करे राफिया बेटी जिंदा हो। सारा गांव एक अच्छी खबर सुनने के इंतजार में है। आप तो जानते हैं मलक साहब, इतने दुख देखे हैं जिंदगी में कि अब मजीद दुख सहने की हिम्मत नहीं है मुझ में। अल्लाह खैर करेगा। कभी कभार इस किस्म के हादसों में मौजे भी हो जाया करते हैं। बड़ी दुख की बात है, फातिहा भी नहीं पढ़ सकते। हो सकता है कि राफिया बीबी जिंदा हो। रमजू बाबा, बड़े लोगों के गम भी बड़े होते हैं। अगर उनकी बातें भी हमारी तरह सीधी सादी हों तो फिर उनमें और हम में कोई फर्क तो ना हुआ ना। तोबा तोबा, ऐसी दौलत का क्या फायदा जो ना सुख से जीने दे ना मरने दे। तोबा तोबा। मैं जरूर आऊंगा। अरे ये बैठे बिठाए क्या मुसीबत आ गई है। जिसको देखो एक नया किस्सा सुना रहा है। तुम बताओ करमू, असल बात क्या है? अभी तो फैज अहमद खान को भी पता नहीं है कि असल बात क्या है। गामू, बड़े खान ने भाई को हादसे की खबर दी है या नहीं? अगर गयास अहमद खान को इत्ला नहीं हुई तो गामू किस लिए है? अभी जाकर इत्ला कराएगा। उस तक पहुंचना इतना आसान नहीं है करमू। मेरी मानो तो बड़ा अच्छा मौका है हक नमक अदा करने का। ये मजाक का वक्त नहीं है करमू। इस वक्त हम यहाँ सोग में शामिल होने के लिए आए हैं। ये मजाक तुम्हें बहुत महंगा भी पड़ सकता है। बड़ा आया मुझे समझाने वाला, देख लूंगा तुम्हें भी। तुम्हें उससे सोच समझ कर बात करनी चाहिए थी करमू। ये गयास अहमद खान का खास आदमी है। जानता हूँ उसे, क्या कर लेगा मेरा। बहुत हिम्मत की है तुमने वाजिद अली खान। महीनों के अथक मेहनत के बाद कामयाब हुए हो तुम। मामूली बात है, बड़ी मामूली बात आलिया। अगर तुम्हारी इजाजत होती तो मैं से कब का ले आया होता। नहीं, इस काम के लिए इससे ज्यादा मुनासिब वक्त पहले कभी ना आया था। मुझे पता न था कि इतनी लंबी दौड़ लगानी पड़ेगी मुझे यहाँ तक आने के लिए। अदावतों के सफर बड़े तवील हुआ करते हैं वाजिद अली खान। लगता है अभी से थक गए तुम। लंबी दौड़ के घोड़े इतने जल्दी नहीं थका करते आलिया। खेल तो अभी शुरू हुआ है। बड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा हमें। जरा सी भूल एक मर्तबा फिर हमें जालिम और उन्हें मसलूम बना देगी। इस बार ऐसा नहीं होगा। कोई भी कदम उठाने से पहले ये जानना जरूरी है कि उन्होंने क्या हिसाब लगाया है। राफिया अहमद खान उनके लिए जिंदा है या मर चुकी? कल शाम तक तो दुआ के लिए किसी ने हाथ नहीं उठाए थे। आज का पता नहीं।
हाँ थानेदार साहब, एनी ब्रेक थ्रू? अब तो हमें किसी न किसी नतीजे पर पहुंच जाना चाहिए। 2 दिन और 2 रातें गुजर गई। सर अब तक काफी प्रोग्रेस कर ली है हमने। आपके हुक्म के मुताबिक तमाम इलाके की छानबीन मुकम्मल कर ली है। टू व्हाट एंड? राफिया अहमद खान जिंदा है या मुर्दा, कुछ पता चला भी है या नहीं? तो सर वो सबसे अहम चीज जो सामने आई है वो सड़क के किनारे टायरों और पैरों के निशान है सर। सर ये निशान साफ तौर पर किसी खातून की जूती के लगते हैं। और सर वो वहां तो लगता है दूर तक किसी को घसीटा गया है सर। साफ जाहिर है विक्टिम ने एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में मुंतकिल होने से पहले मजामत की होगी। और यहाँ तो किसी शक शुबे की गुंजाइश रह ही नहीं जाती कि इस वारदात में एक से ज्यादा गाड़ियां इस्तेमाल हुई। ये देखें 2 मुख्तलिफ गाड़ियों के टायरों के निशान। सर वो यहाँ तो लगता है कि दोनों गाड़ियां यहाँ से वापस ऊपर की तरफ गई हैं। और कॉन्सिक्वेंटली डॉक्टर राफिया की गाड़ी को नीचे दरिया में फेंक दिया गया ताकि उसे हादसे में मुर्दा तस्वर कर लिया जाए। और सर वो इस सारे मुहिमे को मैंने आपके लिए हल तो कर दिया है, मगर फिर भी किसी को पता नहीं कि डॉक्टर राफिया जिंदा भी है या नहीं है सर। ओए तुम ऐसे मौकों पर चुप रहा करो सिकंदर अली। इतनी महारत और प्लानिंग के साथ किसी को इसलिए अगवा नहीं किया जाता कि उसे कत्ल कर दिया जाए। बहुत खूब थानेदार साहब, आपकी तफ्तीश ने राफिया अहमद खान को एक बार फिर जिंदों की सफ में ला खड़ा किया है। दाद देनी पड़ती है फैज अहमद खान की, जिसने बगैर तफ्तीश किए ही फैसला कर लिया था कि उसकी बहू जिंदा है। वो अपने बखेड़ों को अच्छी तरह समझता है सर। मुझे पहले ही पता था ये सब कुछ एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हुआ है। अब्बाजान मरहूम कहा करते थे, हकीकत वो होती है जो सामने आकर खुद अपने आप को मनवा ले। दरिया में डूबी हुई गाड़ी, इधर उधर उसके बिखरे हुए पुर्जे, ये सब कुछ देख लेने के बाद कौन कह सकता था कि इसमें कोई जिंदा बचा होगा? हाँ बहू, वो मंजर ही इतना खतरनाक था कि इसके अलावा और कोई राय कायम भी नहीं की जा सकती। मगर शायद मैंने तुम्हें बताया था बहू, कैसे हादसों के पीछे बहुत सी कोताहियां छुपी होती और उन कोताहियों को समझने के लिए बड़े गहरे तजुर्बे और फहमो फरासत की जरूरत होती है। ये सब ठीक है बाबा जान, मगर मैंने शायद आपको ये नहीं बताया कि एसपी साहब ने कल सुबह तौसीफ को इंटेरोगेशन के लिए बुलाया है। आप उसे कह दीजिए भाईजान कि मेरे पास इन बातों के लिए वक्त नहीं है। ये मत भूलो तौसीफ कि ये बात पुलिस के इल्म में है कि तुम्हारी गाड़ी हादसे वाली रात 3 मरतबा हॉस्पिटल के सामने देखी गई थी। तो इससे ये नतीजा क्यों कर अखज किया जा सकता है कि राफिया के अगवा में मेरा हाथ है? भैया, पुलिस को किसी पर शक करने से रोका तो नहीं जा सकता ना। एक तो इतनी बड़ी मुसीबत आन पड़ी है और दूसरा पुलिस शक भी हम पर ही कर रही है। ये तो जख्मों पर नमक छिड़कने वाली बात हुई। बाबा जान, आप उनसे बात क्यों नहीं करते कि अगर वो हमारी मदद नहीं कर सकते तो कम से कम हमें अजियत तो ना दें। ऐसे मौकों पर पुलिस के साथ ताउन न करना उनके शक में मजीद इजाफा कर देता है। कमाल है, तौसीफ हॉस्पिटल गया है तो राफिया को ढूंढने ही गया होगा, इसमें शक करने वाली कौन सी बात है? अगर यही बात तौसीफ एसपी साहब को बता दे तो इससे हमारी शान में क्या कमी आ जाएगी? हमारी शान में कमी उसी वक्त आ गई थी भाईजान जब उसने फोन पर आपको यह हुक्म दिया था कि मैं कल थाने में पेश हो जाऊं। देखो तौसीफ, आखिर इस बात को इतना मैग्नीफाई करने की क्या जरूरत है? अब जरूरी है कि हर बात को अपने खानदानी जाहो जलाल की ऐनक से देखा जाए। भाईजान, अगर आपको मुझसे हमदर्दी नहीं है तो मैं इसे अपने लिए एक कॉम्प्लीमेंट समझता हूं। वैसे भी काबिल रहम होना एक तज़ीक आमेज़ सी बात है। इस ऑनर के लिए आप सब मेरा शुक्रिया कबूल करें और साथ ही एसपी साहब से कह दीजिए कि मैं विक्टिम हूं, क्रिमिनल नहीं कि थाने में पेश हो जाऊं। साहबजादे को समझा दो सफिया बेगम। अब्बा जान मरहूम कहा करते थे कि जब तक जुर्म साबित नहीं हो जाता विक्टिम भी कानून के सामने उतना ही जवाबदेह होता है जितना के मुल्जिम।
ये मैं कहाँ आ गई? कोई है? खोलो दरवाजा। कोई है? तब घुट रहा है। Oh my God, this is hell. कोई है? कोई तो सुने। कोई है? क्या बात है? कहती हूँ खोलो दरवाजा। खोलते क्यों नहीं? खोलो दरवाजा। हमें दरवाजा खोलने का हुक्म नहीं है। मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ, खोलो दरवाजा। ये परिंदे भी कितने आजाद होते हैं। काश काश मैं भी एक परिंदा होती, रंगारंग परिंदों के साथ उड़ती, सब शाखों पर झूलती, फूलों में बैठ के चहकती, उड़ सकती पहाड़ों पर, आसमानों पर, दरियाओं और समंदरों पर। मुझे यहाँ बंद रखोगे? दम घुटता है मेरा यहाँ। मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम्हारी आजादी अब तुम्हारे बस की बात है, ना मेरी। तो फिर किसके बस की बात है ये? जिसने तुमसे माँ की शफकत और मेरे बच्चों से बाप का प्यार छीन लिया। तुम नहीं जानती उसे? मैंने तो खुद पापा को कई सालों से नहीं देखा। मैंने भी उसे कई सालों से नहीं देखा। ख्वाहिश जरूर की है देखने की। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं, तुम और गयास अहमद खान अब कुछ भी तो नहीं कर सकती। वक्त ने हम तीनों को बेबस करके रख दिया है। तुम उसकी बेटी जरूर हो, लेकिन ये मत भूलो कि वो हम दोनों का मुजरिम है। नहीं, मेरे बाबा ने कोई जुर्म नहीं किया। तो फिर वो क्यों मुंह छुपाता फिर रहा है? खुद को कानून के हवाले क्यों नहीं कर देता? यही तो मैं भी जानना चाहती हूँ। तुम्हें अपने सवाल के जवाब के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बाहर चल तुम्हें ढूंढता हुआ वो यहाँ आ पहुंचेगा। और फिर क्या? फिर क्या? फिर वो जो हम तीनों में से किसी के बस की बात नहीं। क्या है जो हमारे बस में नहीं? उस गोली की पास गश्त जिसने मुझसे मेरा सुहाग छीन लिया है। अरे बैठ जाओ आराम से, क्या शोर मचा रखा है? नहीं, मैं तुम आराम से बैठोगे या नहीं? ओए गुलाबा जल्दी कर, चाय ले आ जल्दी से। बस बन गई है, ला रही हूँ। ओए बच्चों आराम से बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। जिस्म बुखार से फूक रहा है। वही दवाई जल्दी से। चाय तो बना लूं, बाद में दे दूंगी दवा भी। बड़ा दर्द है जिस्म में। अरे गुलाबा, बटेरों को दाना तो डाल दो। एक तो मैं तुम्हारे बटेरों से बहुत तंग हूँ। अरे सारा दिन तो दाना डाला नहीं तुमने इनको। 2 दफा दाना डाल चुकी हूँ, मगर तुम्हें हर 2 मिनट के बाद इनकी भूख का ख्याल आ जाता है। अरे बेजुबान है,
जानदार हैं बेचारे। सारी उम्र तुम्हारे इन्हीं बेज़बानों की खिदमत की है मैंने। जानदार है ये लोग। हाय हाय, जब से गयास अहमद खान ने ये इलाका छोड़ा है मेरे घर में बाज की शक्ल तक नहीं देखी। ये एक दो बटेर हैं, तुम इन पर भी तंग होती हो। तंग नहीं होती, तेरे और तेरे खान के 10-10 कुत्तों और बटेरों को संभाला है मैंने। 100 दफा कहा है कि ना याद दिलाया कर मुझे अच्छे दिनों की बातें। हाय, आज दिल बहुत खफा है। गयास अहमद खान की बच्ची के हादसे ने तो सारे गांव को हिला के रख दिया। मैं तो कहती हूँ तू खान के पास जाकर इत्तला कर दे। क्या कहेगा वो बेचारा? बुखार जरा टूटे तो मैं फौरन निकलता हूँ। इस हालत में सफर से डरता हूँ। जरा सोच समझ कर बात करना। पता नहीं क्या गुजरेगी बेचारे के दिल के ऊपर। हाँ, मैं भी ये सोचता हूँ तो कलेजा मुंह को आता है। अब तक जितने स्पॉट्स आपने बताए हैं उनमें ये सबसे बेहतर है। इस स्पॉट में एक और पार्टी भी इंटरेस्टेड है, मगर क्योंकि आपसे बातचीत चल रही है इसलिए मैंने उन्हें कुछ ज्यादा इनकरेज नहीं किया। स्पॉट में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, मगर जो कच्चे मकान हम देख कर आ रहे हैं उनकी तादाद भी 100-120 से कुछ कम नहीं। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, इनसे किसी भी वक्त बात की जा सकती है। दरअसल हमारी कंपनी पहले ही इस किस्म के प्रोजेक्ट्स में करोड़ों रुपए नुकसान कर चुकी है। जी हाँ, फैसलाबाद में इसी किस्म की एक आबादी में हमने हर मकीन को बेदखली के लिए 1.5 लाख रुपए की यूनिट देना चाहे। बाज ने साफ इनकार कर दिया और बाज ने तो पैसे लेकर भी मकान खाली नहीं किए। यहाँ सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है। हम आपसे पेमेंट उस वक्त लेंगे जब इस आबादी का हर मकीन घर खाली करके जा चुका होगा। ठीक है, अगर आप ये गारंटी दे सकते हैं तो मैं प्रपोजल पुट अप कर देता हूँ। हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव सर्वे रिपोर्ट्स भी देख लेंगे, हम भी उन्हें ब्रीफ कर देंगे। अगर वो इंटरेस्टेड हुए तो आपसे बात कर लेंगे। ठीक है, इन एनी केस आप मुझे जरा जल्द इन्फॉर्म कर दीजिएगा। आओ भला गुलजी, बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया। बस यार गुलजी, पैदल बहुत चलना पड़ता है यहाँ तक आने के लिए, थक जाता हूँ। खान तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। कल भी जिक्र कर रहे थे कि गामू काफी दिनों से आया नहीं है। कैसे है खान? बस ठीक है, अपने आप को शिकार खेलने में मसरूफ रहता है। और तुम सुनाओ, गाँव का क्या हाल है? यार चक्कर ही लगाया मैंने से। हाँ जी, देखें तो कौन आया? ये अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो यार गुलाम अकबर? बस ठीक नहीं हो खान। बैठ बैठ। वैसे भी तुम्हारे बगैर गांव वीरान लगता है। जानता हूँ, सब जानता हूँ। ये तो एक तुम हो जो कभी कभार मेरा पूछने चले आते हो। अगर मैं खुद न जाऊं तो कई सालों तक कोई पूछने नहीं आता। खून सफेद हो गए हैं सबके। सच कहते हो खान, खून ही तो सफेद हो गए हैं, वरना तुम यहाँ यूं इतने सालों से ना पड़े होते। मेरी किसी को क्या परवाह। यहाँ कभी कभी अब तो होश आने लगता है। ये तो परिंदों की जुबान भी समझ आने लगी है। रात को जब तक भेड़ियों की खौफनाक आवाजें ना सुनो नींद आती ही नहीं है। हाँ खान, ये सब तुम्हारा ही हौसला है, वरना। खैर छोड़ इन बातों को। ये बताओ मेरे घर में खैरियत तो है ना? खैरियत नहीं है खान। मैं शर्मिंदा हूं कि परसों नहीं आ सका, बीमार था बहुत। क्या मतलब, क्या हुआ है? खान, वो हो गया है जिसका मैं सोच भी नहीं सकता था। आखिर ऐसी कौन सी बात है गामू, बताओ तो सही। हमारी बच्ची राफिया। क्या हुआ है राफिया को? खान, परसों मुंह अंधेरे उसकी गाड़ी दरिया में गिर गई थी। अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल रहा। क्या कह रहे हो गामू? ये आज कैसी खबर लेकर आ गए हो?
ये आज तुमने क्या कह दिया है गामू? इतना बड़ा हादसा और भाईजान ने मुझे इत्तला तक नहीं की। पूरे गांव में कोई नहीं था जो ये खबर मुझे पहुंचा जाता। अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया गामू तो मैं सारे इलाके की ईंट से ईंट बजा दूंगा, ईंट से ईंट बजा दूंगा। मैं खुद इसलिए यहाँ आई ताकि कोई बदबख्ती पैदा न हो। तुम्हें यहाँ से शिफ्ट होना है। क्या? क्या हुआ? अब तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो? इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। चलो जल्दी करो। और अगर मैं इनकार कर दूं तो पहरेदार तुम्हें जबरदस्ती उठाकर ले जाएंगे। नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। तुम ये हथकंडे इस्तेमाल करके मुझे धमकाना चाहते हो। ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। देखो लड़की, इतनी ज्यादा बदगुमानी अच्छी नहीं होती। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तुम्हारी बेहतरी के लिए कर रही हूँ। झूठ बोलती हो तुम। मुझे तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं है। तुम्हें यकीन है या नहीं, मुझे इससे कोई गरज नहीं। अभी और इसी वक्त तुम्हें हमारे साथ जाना होगा। लड़की, सुना तुमने? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम यहाँ मेरी मेहमान हो। उसके बाद तुम्हें मुझ पर किसी किस्म का शक नहीं करना चाहिए। तुम इस इलाके में जहां कहीं भी रहोगी मेरी पनाह में रहोगी। चलो 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 जल्दी करो, शाबाश। जब भी तुम्हारा पूछो पता चलता है कि तुम म्यूजियम में हो। क्या बातें करते रहते हो इन परिंदों के साथ? कुछ हमें भी तो पता चले। राफिया की बातें। वो इनसे क्या बातें करती थी? She regretted that she was not a bird and could not be in two places at once. अच्छा, तो परिंदा बनना चाहती है वो, ताकि जहां जी जाए उड़कर जा सके। हाँ भाभी, खुशबू से, फूलों से, आजाद फिजाओं से बड़ा प्यार है उसे। बहुत याद आ रही है आज तुम्हें। भूली कब थी वो मुझे? शायद उस रात जब तुमने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया था। भाभी, इसमें कोई शक नहीं कि मैं उसे बहुत चाहता हूं, मगर उसकी वो बात मैं कभी नहीं मान सकता। उसने कोई गलत बात नहीं की। तुम उसे समझने की कोशिश तो करो। तो सिर्फ इन फूलों की भीनी भीनी खुशबू के बगैर हम लोग बिल्कुल वीरान हो जाएंगे। क्या मजा देगी जिंदगी इन हरी भरी वादियों के बगैर? कोई नहीं छीन सकता इन हरी भरी वादियों को हमसे। राफिया का भी यही ऑब्सेशन था। उसे भी हर वक्त यही डर लगा रहता था। ये है नेचर, हर लम्हा रवा, हर लहजा हरकत। तुम्हें तो पानी और जंगल मशहूर कर देते हैं। दुनिया तो इन्हीं दो चीजों की बदौलत खूबसूरत है। यही तो जिंदगी की बुनियाद है। छोड़ो ये फलसफा।
इंसानों को जंगलों से निकले हुए बड़ा अरसा हो गया और अब कोई वापस जाना भी नहीं चाहता। तहजीब जहां भी हो, जंगल और पानी पर इसका इन्हिसार बहरहाल रहता है। तहजीबें बनाने के लिए नेचर को फतह करना पड़ता है, टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। तुम किस दुनिया में रहती हो? नेचर को फतह करने वाले खुद को नेचर से अलग समझते होंगे, मगर मैं ऐसा नहीं समझती। मैं तो नेचर को जिंदगी का एक हिस्सा समझती हूँ। आई एम सॉरी भाभी, मैं कहीं खो गया था। कोई बात नहीं। भाभी, आपका दिल क्या कहता है? राफिया ठीक होगी ना? मैं वरीड जरूर हूँ, लेकिन मुझे यकीन है राफिया खैरियत से होगी। हाँ जी साहब। खान को इस वक्त गांव नहीं आना चाहिए था। आज खान को यहाँ आने से कोई भी नहीं रोक सकता। खैरू, तुम जल्दी से जाओ और फैज अहमद खान से कहो छोटे खान उनसे मिलना चाहते। लगता है आज कुछ ना कुछ जरूर होगा। अल्लाह खैर करे। बैठो, आराम से बात करते हैं। बैठो। नहीं, देखो गयास, तुम्हें इस वक्त यहां नहीं आना चाहिए था। भाई साहब, आप जानते हैं मैंने जब से ये घर छोड़ा है इस तरफ का रुख नहीं किया। जब भी आपसे मिलने आया, छुपता छुपाता रात की तारीकी में आया, घर के अकबी हिस्से में 2 मिनट बात की और चला गया। लेकिन आज बात कुछ और है, इसीलिए मुझे इस तरफ आना पड़ा। देखो यार, अब्बा जान की जिंदगी में और उनके बाद भी जो कुछ भी तुमने किया अपनी मर्जी से किया। मैं भला तुम्हें इस घर में आने से रोकने वाला कौन होता हूं? मगर मैं ये भी नहीं चाहता मेरे भाई कि तुम किसी बड़ी मुसीबत में। इससे बड़ी मुसीबत और क्या हो सकती है कि मेरी बेटी इतने बड़े हादसे का शिकार हो गई है और किसी को यह तक इल्म नहीं है कि वो जिंदा भी है कि नहीं। ये मत भूलो कि उससे तुम्हारा सिर्फ एक रिश्ता है। वो मेरी बहू भी है और भतीजी भी, और इन दोनों से बढ़कर तुम्हारे जाने के बाद मैंने उसे अपनी बेटी की तरह पाला है। तुम्हें मुझसे इस अंदाज में बात नहीं करनी चाहिए थी। भाईजान, आप इस घर में और मैं वीरानों में रहता हूं। यहां पर हर दुख की दवा मिल जाती है, वहां जख्मों पर मरहम लगाने वाला कोई नहीं होता। कम से कम आपको मेरा दुख समझ लेना चाहिए था। लगता है तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं रहा। अब्बा जान मरहूम कहा करते थे, एतबार हो तो किसी रिश्ते की जरूरत नहीं होती। एतबार दुख सुख का नाजुक बंधन होता है भैया, और इसी ठेस लगने से टूटकर किरची किरची हो जाता है। आपको चाहिए था कि आप मुझे इसकी फौरी इत्तला देते इस हादसे की। मेरी बात तो सुनो, आराम से बैठो बैठो। ठीक है, बैठो, शाबाश, ठीक कह रहे हो तुम, बैठ जाओ।
मैं मानता हूँ, मुझे तुम्हें इत्तला देनी चाहिए थी क़यास, मगर मैं ये सोचकर चुप रहा कि जब तक कोई यकीनी बात सामने नहीं आ जाती तुम्हें परेशान करने की क्या जरूरत है। अब मैं ये पूछ सकता हूं कि इतनी सवेरे राफिया वहां मोड़ पर क्या कर रही थी और आप लोग कहाँ थे? राफिया उस रात अस्पताल गई थी, फिर सवेरे सवेरे अस्पताल से निकलकर खुदा जाने क्यों। मगर मुझे बताया गया है कि गाड़ी के इर्द गिर्द उसके कोई आसार नहीं मिले। राफिया का वहां दूर दूर तक कोई पता नहीं। ये कैसे हो सकता है? पुलिस ने जो खोज लगाया है उससे इस बात के इम्कानात मौजूद हैं कि राफिया को अगवा किया गया है। नहीं भाईजान, अगर किसी ने मेरी बेटी को मेरे गुनाहों की सजा देने की कोशिश की तो मैं इस जंगल को आग लगा दूंगा। और फिर यहां सिर्फ राख के ढेर के अलावा कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। कैसा लगा तुम्हें अपना नया घर? घर? लफ्जों के इस्तेमाल में इतनी बेहिसी भी अच्छी नहीं होती। बहुत नाराज लगती हो। देखो मैं कितनी दूर से तुम्हें मिलने आई हूँ। ये कुछ कपड़े भी लाई थी तुम्हारे लिए। ये कहाँ लाकर डाल दिया तुमने मुझे? देखो ये इलाका बड़ा महफूज है। ये सारी वादी मेरी जाती जायदाद है। तुम्हें यहाँ कोई खतरा नहीं। आली अली खान? कौन? क्या बात है? सुना है शाहिद अली खान आज से 10 साल पहले फौत हुआ था। हाँ, आज से ठीक 10 साल और 2 माह पहले उसे तुम्हारे बाप ने कत्ल किया था। बेवगी के इन 10 साल और 2 महीनों ने बड़ा सफाक बना दिया है तुम्हें। हाँ, बहुत बदल गई हूं मैं। हर वक्त के रोने धोने ने चेहरे की सारी नरमी को धो डाला है। मुझे तो तुम्हारे रवैये में भी कोई नरमी नजर नहीं आती। दिल तो पत्थर का नहीं होना चाहिए। किसे इख्तियार होता है दिल पर? तुमने कभी किसी दूसरे के दुख को महसूस करने की कोशिश की है? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। आज रात तुम इस कमरे में अकेली रहो, खौफनाक जानवरों की आवाजें सुनो, फिर मैं तुमसे पूछूंगी कि ये जगह कितनी महफूज है, यहाँ कोई खतरा है भी या नहीं। आलिया बेगम, बहुत से लोग मुसीबत के आने से पहले ही खौफ से मर जाया करते हैं। खौफ मौत का दूसरा नाम है। अगर यकीन नहीं आता तो आज रात यहां गुजार कर देखो। हाँ, यकीन आ गया है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? ये सब कुछ तो उसी दिन से तुम्हारी और मेरी किस्मत पे लिख दिया गया था, जिस दिन तुम्हारे बाप की बंदूक से निकलने वाले शोले ने मेरे सुहाग को जलाकर राख कर दिया था।
तौसीफ, बैठो। मैं इस इलाके के ट्राइब्स के हवाले से ये 1901 के गेजेटियर का मुताला कर रहा था। मैं भी इसी सिलसिले में बात करने आया था। हाँ बोलो। बाबाजान, जाए हादसा के निशानात से तो ऐसा लगता है कि शायद राफिया को घसीटा गया है। हाँ, अगवा के इम्कान को रद्द तो नहीं किया जा सकता। मैं भी इस मफरूजे पर सोच रहा था। अगर ऐसा है तो जरूर शाहिद अली खान के कत्ल का बदला लेने के लिए उसके खानदान वालों ने राफिया को उठा लिया होगा। मोटिव तो उनके पास मौजूद है। तो फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? हमारे पास कोई क्लू नहीं इस बात का कि राफिया कहाँ है। बाबाजान, मुझे पता है कि मैं गयास चाचा के कारनामों के नताइज भुगत रहा हूँ। बको मत। और मेरे ख्याल में हम सब तुम्हारे करतूतों की सजा भुगत रहे हैं। ना तुम राफिया से लड़ते झगड़ते, ना वो घर से बाहर निकलती। बाबाजान, आप मुझे बिला वजह ब्लेम कर रहे हैं। सब किया धरा आपके भाई का है और जिंदगी मेरी जहन्नम हो रही है। तमीज से बात करो तौसीफ। तुम्हारी जबान भी बहुत चलने लगी है और तुम्हें अपने टेम्परामेंट पर भी काबू नहीं है। लेकिन आप लोग राफिया के हादसे के लिए मुझे ब्लेम करने पर क्यों तुले हुए हैं? तुम्हें कोई ब्लेम नहीं कर रहा। तुम्हें सिर्फ राफिया से लड़ने झगड़ने पर ब्लेम किया जा रहा है। वो एक मामूली झगड़ा था बाबाजान। अगर हमने राफिया को वाकई तलाश करना है तो फिर हम शाहिद अली खान के खानदान को कन्फ्रंट क्यों नहीं करते? मुझे यकीन है कि उनका इसमें हाथ है। लेकिन कह दिया, अभी इस बात का कोई सबूत हमारे पास मौजूद नहीं है। सबूत कोई हमें घर नहीं लाकर देगा बाबाजान। मैं इस तरह हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता। यहां हाथ पर हाथ धरे कोई नहीं बैठा हुआ है। सब अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश की यही स्पीड रही ना तो दुश्मन राफिया को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो फिर जाओ ना, अगर तुम ढूंढ कर ला सकते हो तो ले आओ। बातें कर रहे हो, जाओ। मैं खुद ही ढूंढ लूंगा उसे और आप में से किसी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल खान, पुलिस भी यही कह रही थी कि राफिया बेटी हादसे के वक्त अकेली नहीं थी। मुमकिन है राफिया को अगवा कर लिया गया हो, या फिर अल्लाह करे कि हमारी बेटी जिंदा ही हो। बहरहाल अब बड़ा काम करना होगा। जो भी हुआ मुझे इसकी तह तक पहुंचना है। तुम हुक्म करो खान। इलाके में जितने भी मेरे पुराने दोस्त हैं उन्हें इत्तला कर दो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं। ठीक है, मैं आज ही उनको बुलावा दे आऊंगा। इसके साथ साथ वाजिद अली खान के इलाके पे हमें खास तवज्जो देनी होगी। हाँ, यही तो मैं कहना चाहता था खान। अच्छा हुआ तो मैं खुद ही कह दिया। जिस तरफ से भी कोई इशारा मिले हमें फौरन हरकत में आना होगा। मैं हर सूरत में वार करने वाले की गर्दन तक पहुंचना चाहता हूं। मैंने तुमसे एक जरूरी बात करनी है वाजिद अली खान। क्या बात करनी है तूने मुझसे? बनने की कोशिश मत करो। तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। तुम यहाँ जिस लिए भी आए हो मुझे उससे कोई गरज नहीं। सिर्फ इतना जान लो कि यूं मेरे रास्ते में आना तुम्हारे लिए बड़ा खतरनाक हो सकता है। और किसी दूसरे का रास्ता रोककर उसकी गाड़ी सड़क से दरिया में गिराना तुम्हारे लिए भी बड़ा खतरनाक हो सकता है। बात ज्यादा बढ़ाने की कोशिश न करो लड़के। तुम्हारी गाड़ी के हादसे से हमारा कोई ताल्लुक नहीं।
तुम अपने जुर्म से ज्यादा देर तक लाताल्लुक नहीं रह सकोगे वाजिद अली खान। पुलिस को तुम्हारे खिलाफ तमाम सबूत मिल चुके हैं। क्या पुलिस ये नहीं जानती कि इस इलाके में होने वाले तमाम जराइम की तरह इस जुर्म का जिम्मेदार भी तुम्हारी कोठी के अंदर छुपा हुआ है? मुजरिम खुले दरवाजों के पीछे नहीं रहा करते, वो तुम्हारी तरह जंगल के तारीक कोनों में छुपे रहते हैं। जंगल का ये तारीक कोना उस बिल से कहीं ज्यादा रोशन है जहाँ तुम्हारा चचा गयास अहमद खान पट्टी चाटता रहता है। खबरदार जो तुमने उसके बारे में कोई बात की। ये खिलौना अब तुम्हारे किसी काम का नहीं रहा। भयंकर से मैं यहाँ किसी को लड़ने झगड़ने की इजाजत नहीं दे सकती। तुम लोग जाओ यहाँ से। क्या ये काफी नहीं है? हाँ, मेरा पैगाम आप तक पहुंच गया है, ये काफी है। आलिया, अब हमारा पैगाम भी उन तक पहुंच जाना चाहिए। ऐसा ही होगा।